गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ISLM मॉडल के ऊपर। ठीक है, इससे पहले हम अपना ADAS मॉडल जो है उसकी सीरीज़ को पूरा कर चुके हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम की, जिसमें हम डेरिवेशन करेंगे IS कर्व का और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है उसके ऊपर बात करेंगे और इसमें शिफ्ट कब कब होता है उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मॉडल को। देखिए ISLM मॉडल जो है ये बेसिकली एक 2 डायमेंशनली मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल है जो कि हमें इक्विलिब्रियम सिचुएशन को दिखाता है गुड्स मार्केट की और मनी मार्केट की, और इसको डेवलप किया था हिग्स ने। और ऐसा माना जाता है कि ये जो मॉडल है ISLM मॉडल ये केंजियन मॉडल का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। देखिए केंज की जो बुक पब्लिश हुई थी 1936 में, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, उन्होंने अपना मॉडल दिया था 1936 में और उसके कुछ ही महीनों बाद हिग्स ने जो है अपना ISLM मॉडल दिया था। तो बेसिकली ये माना जाता है कि हिग्स का ये जो मॉडल है ये केंजियन मॉडल का ही एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, उसके बाद इसको फर्दर आगे मॉडिफाई किया हैंसन ने, जिन्होंने इसकी मैथमेटिकल जो है इसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ राइटर्स आपको राइटर्स यानी कि इकोनॉमिस्ट के नाम दिख रहे हैं, हिग्स, हैंसन, लर्नर, जॉनसन। ठीक है, तो इन सब ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया और एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड मॉडल जो है वो हमारे सामने दिया, जो कि केंज के फ्रेमवर्क के ऊपर था। और केंज ने अपने जो मॉडल में है जो कुछ वेरिएबल्स लिए हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी लिए हैं, और इन्हीं सब को इस मॉडल में डिस्कस किया जाएगा कि ये सब जो है इंटरलिंक्ड हैं। और ISLM मॉडल जो है वो एक, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, केंजियन मॉडल का, जो कि हमें यह दिखाता है कि जो लेवल ऑफ इनकम है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कैसे लिंक्ड हैं, या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कैसे इसके ऊपर अपना इफेक्ट डालता है नेशनल इनकम के ऊपर। देखिए इसमें हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी को ले रहे हैं। ठीक है, पहले मैं कुछ अजम्पशंस को इसमें आपको बता देता हूँ कि क्या क्या अजम्पशंस हो सकते हैं। वो मैंने राइट डाउन नहीं किए हैं इसमें, लेकिन आप सुन लीजिए। जैसे कि इसमें हमने प्राइजेज़ को स्टेबल रखा है। ठीक है, प्राइजेज़ को स्टेबल रखा है कि प्राइजेज़ हमारे चेंज नहीं होंगे। उसके बाद हमने क्लोज्ड इकोनॉमी को लिया है। ठीक है, जिसमें हम अपना C+I+G को लेते हैं, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है कि इसमें हमने गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को लिया है और मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को लिया है, और उसके बाद है कि इन दोनों का इंटरेक्शन जो है इसमें दिखाया गया है। तो ये कुछ असम्पशंस हैं इस मॉडल की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में। ठीक है, सबसे पहले आप पहले इसका मतलब समझ लीजिए कि गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, जिसको हम IS मॉडल भी कह सकते हैं, IS कर्व को जिसमें हम डेरिवेशन करेंगे, जिसका IS का मतलब क्या होता है। देखिए IS का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, और LM कर्व का LM का मतलब होता है लिक्विडिटी या और लिक्विडिटी और मनी। ठीक है, मनी सप्लाई, लिक्विडिटी प्रेफरेंस और मनी सप्लाई। ठीक है, तो पहले हम गुड्स मार्केट की बात कर लेते हैं। ठीक है, गुड्स मार्केट यानी कि IS कर्व। तो गुड्स मार्केट देखिए इक्विलिब्रियम में तब होता है जब हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो इक्वल हो जाती है हमारी इनकम के। इनकम से हमारा यहाँ मतलब है एग्रीगेट आउटपुट या फिर सप्लाई। तो जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगी वहाँ पर गुड्स मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। और एग्रीगेट डिमांड जो है वो डिटरमाइंड हो रही है यहाँ पर कंजप्शन डिमांड से और इन्वेस्टमेंट डिमांड से। क्योंकि हमने क्लोज्ड इकोनॉमी का मॉडल लिया है तो इसलिए इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो ऐड ऑन नहीं होंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी एग्रीगेट डिमांड का एक पार्ट है, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होगा वो आगे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक और फैक्टर लिया गया है, एक और वेरिएबल लिया गया है जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। कैसे करता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का और इन्वेस्टमेंट डिमांड का जो है आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप है। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है
वैसे ही इन्वेस्टमेंट डिमांड कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है वो बढ़ जाती है, तो जिससे इन्वेस्टमेंट का लेवल कम हो जाता है। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो इफ़ेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट डिमांड को। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है उसकी कॉस्ट कम होगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होगी, और इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ेगी, और जिससे लेवल ऑफ इनकम जो है वो भी बढ़ेगा। तो हम वही डिस्कस करेंगे इसमें। और जब हम डेरिवेशन करते हैं आईएस कर्व का, तो उसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि वो इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है, इनकम के जो कि डिटरमाइंड होते हैं गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम पर, और गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो इन्वेस्टमेंट डिमांड के कारण इक्विलिब्रियम में आती है, और जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट अपना इफेक्ट डालता है। तो उसी को हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट से इन्वेस्टमेंट डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और इन्वेस्टमेंट डिमांड से एग्रीगेट डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और एग्रीगेट डिमांड से लेवल ऑफ इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। और जब हम इन सब को डिस्कस कर लेंगे तो हमारे पास जो है आईएस जो कर्व है वो डिराइव हो जाएगा। तो चलिए उसको ड्राइव करते हैं हम। हमारे पास देखिए अभी यहाँ पर एक फिगर है जिसमें आपको 3 डायग्राम दिखाए गए हैं, 3 पैनल हैं। वैसे तो आप इसको 2 से भी दिखा सकते हो, लेकिन अगर 3 से दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप इसको लेकर चल रहे हैं। पैनल ए में हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के रिलेशन को दिखाया है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है एक नेगेटिव रिलेशन है, मतलब कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होगा तो इन्वेस्टमेंट डिमांड डिक्रीज़ होगी, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिक्रीज़ होगा तो इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं ये दोनों। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको 1 बाय 1, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले पैनल के अंदर हम देखिए हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अभी प्रेजेंट में है R0 पर, और इसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो है हमारी I0 के ऊपर। तो जैसे ही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होता है, R0 से R1 पर आ जाता है, वो हमारी इन्वेस्टमेंट को जो है बढ़ा देता है I0 से I1 पर। और ऐसे ही अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम होगा, R1 से R2 पर आ जाएगा, तो हमारी इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी I2 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ तक का रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव रिलेशन है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाएगा वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए चलते हैं पैनल बी में। आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो एग्रीगेट डिमांड का ही पार्ट है। तो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। तो स्टार्टिंग की सिचुएशन लेते हैं जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो R0 पर है और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो I0 पर है। तो इसकी वजह से जो हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है, ठीक है, वो भी हमारी जो है वो है C प्लस I0 के ऊपर। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है। और हमारा जो y प्लस सी प्लस एस, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस का जो ये कर्व है, ये लाइन है, ठीक है, ये हमारी इनकम की लाइन है। और इस इनकम की लाइन पर हमारी एग्रीगेटेड डिमांड जो है, इनिशियल एग्रीगेट डिमांड, वो C प्लस I0 है, वो यहाँ पर कट कर रही है पॉइंट E0 पर। तो पॉइंट E0 हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है और Y0 हमारी इनकम है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पैनल ए में कम होता है, R0 से R1 पर आता है, जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देता है I0 से I1 के ऊपर। तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है, जिससे एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाता है C प्लस I1 के ऊपर, और नया इक्विलिब्रियम लेवल है E1, जिसकी वजह से हमारी जो इनकम है वो डिटरमाइन होती है Y1 के ऊपर। ठीक है, फर्दर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, जिससे इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाती है I1 से I2 पर, और इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है, जिससे एग्रीगेट डिमांड कर्व फर्दर शिफ्ट कर जाता है ऊपर की तरफ C प्लस में I2, जो कि हमारी इनकम की लाइन को काट रहा है एट पॉइंट E2 पर। तो E2 पॉइंट इक्विलिब्रियम का नया पॉइंट है, जिसने हमारी इनकम को डिटरमाइन किया है Y2 पर। तो अभी तक हमने क्या देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ी, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से
लेवल ऑफ इनकम जो है वो बढ़ा। तो ये रिलेशन हमने अभी तक देखा। अब चलते हैं पैनल 3 में, ठीक है, जहाँ पर हम अपने IS कर्व को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम जो है y एक्सिस पर ले रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट और हमारा x एक्सिस पर है वो है हमारा नेशनल इनकम, ठीक है। तो जब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो R0 पर है, तब हमारा जो इनकम है, नेशनल इनकम है, वो है Y0 पर, ठीक है। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है वो हमारी लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देता है, जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से इनकम बढ़ जाती है, जिससे हमारी जो इनकम है वो शिफ्ट कर जाती है Y0 से Y1 पर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्दर कम होता है, फिर से इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज़ होगी, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होगी, जिससे इनकम फिर से Y1 से Y2 पर चली जाएगी, ठीक है। तो जब हम इन पॉइंट्स को देखिए, हमने ऊपर इन लेवल ऑफ इनकम लिया है, ठीक है, पैनल बी में, और नीचे भी हमने लेवल ऑफ इनकम लिया है। तो अगर हम इन पॉइंट्स को, इन लाइंस को, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही हैं, इन लाइंस को अगर हम नीचे लेकर आते हैं, ठीक है, और जहाँ पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को कट करती हैं वहाँ पर हमारे पास पॉइंट आता है A, B और D, और जब हम इन पॉइंट को मिला देते हैं तो हमारे पास जो है IS कर्व जो है हमारा डिराइव हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल सिर्फ इसमें 4 ही बातें हैं डायग्राम में, ठीक है। पहला जो हम बनाएंगे उसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का रिलेशन दिखाएंगे, जो कि एक नेगेटिव रिलेशन है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। दूसरे डायग्राम में हमने क्या किया, एग्रीगेट डिमांड और नेशनल इनकम के लेवल को दिखाया है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ हुई है रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से, जिसने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया है इन्वेस्टमेंट ने, और उससे लेवल ऑफ इनकम बढ़ाया है। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से स्टार्ट हो रहा है और इनकम के लेवल के बढ़ने पर ख़त्म हो रहा है। तो उसी कंक्लूजन को हमने लास्ट वाले डायग्राम में डाला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा, ठीक है। तो सिर्फ 3 ही बातें हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ी, इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से लेवल ऑफ इनकम बढ़ा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं तो ये बहुत ईजीली हो जाएगा, और अगर आप इसको इस तरीके से बनाते हैं जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, ठीक है, तो ये और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगा और देखने वाले को भी जल्दी में समझ आ जाएगा जल्दी से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, ठीक है। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट का और नेशनल इनकम का, ठीक है, इनका भी नेगेटिव ही रिलेशन है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो रहा है तो नेशनल इनकम जो है बढ़ेगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कम होगा वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देगा, और फिर इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से इनकम बढ़ जाएगी। तो इस नेगेटिव रिलेशन के कारण भी ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और दूसरा है जो है कि इसकी स्टीपनेस जो है, IS कर्व की स्टीपनेस जो है वो किस पे डिपेंड करती है। स्टीपनेस से यहाँ मतलब है कि वो जो IS कर्व है वो कितना जो है वो एक्सिस की तरफ झुका हुआ होगा या फिर Y एक्सिस की तरफ उठा हुआ होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व, और उस डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी क्या है, और दूसरा साइज ऑफ मल्टीप्लायर। देखिए, इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज, ठीक है। कि अगर आप डिमांड की बात, इन्वेस्टमेंट डिमांड की बात कर रहे हो और हम इसको इंटरेस्ट रेट के साथ हमने इसको रिलेशन दिखाया है, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो इंटरेस्ट रेट को कैसा रिस्पॉन्स कर रही है ये बताएगी इलास्टिसिटी। मतलब कि अगर तो इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो मोर इलास्टिक है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के, तो फिर उससे क्या होगा, अगर तो मोर इलास्टिक है तो फिर जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व है वो फ्लैट होगा, ठीक है, यानी कि लेस स्टीप होगा। फ्लैट यानी कि एक्सेस की तरफ झुका हुआ होगा, ठीक है, और लेस स्टीप होगा। और अगर इसके उल्टा करें कि अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो कुछ ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है या लेस इलास्टिक है, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज़्यादा हो, इन्वेस्टमेंट डिमांड पर कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े, ठीक है, तो फिर हमारा जो IS कर्व है वो मोर स्टीप होगा, यानी कि उठा हुआ होगा Y एक्सिस की तरफ, ठीक है।
और दूसरा जो है स्टीपनेस किस पे डिपेंड करती है, मल्टीप्लायर के ऊपर। देखिए मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर बेसिकली हमें रिलेशन दिखाता है कि अगर एक वेरिएबल में हम चेंज करते हैं तो दूसरे वेरिएबल में कितने गुना ज़्यादा चेंज होता है। तो मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, एमपीसी के ऊपर, मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा है तो मतलब ये है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट और उसका ही रिलेशन देखें इनकम का, तो मतलब कि अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा है तो ये दिखाएगा कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम जो है वो कितने गुना ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लायर हमारे पास ज़्यादा है, मल्टीप्लायर का लेवल या मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा है, तो उससे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है वो भी ज़्यादा होगा। और वही बात है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम इसको दिखाएं, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। जैसे कि इसमें देखिए आप, द हाइयर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर द ग्रेटर विल बी द राइज इन इक्विलिब्रियम इनकम प्रोड्यूस बाय ए गिवन फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस मेक आईएस कर्व फ्लैटर। तो ये ज़्यादा फ्लैट होगा, ठीक है। तो अब शिफ्ट इन आईएस कर्व, ठीक है, शिफ्ट कब कब होगा। देखिए अभी तक हमने क्या देखा था, उस पूरे डायग्राम में हम जो ड्राइव किया था हमने, उसमें मूवमेंट अलोंग दी आईएस कर्व किया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, नेशनल इनकम बढ़ रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से कम हो रहा है, नेशनल इनकम फिर से बढ़ रही है, ठीक है। तो एक ही आईएस कर्व के ऊपर हम मूवमेंट कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि शिफ्ट इन आईएस कर्व, कि आईएस कर्व शिफ्ट कैसे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब हम एग्रीगेट डिमांड का जो एक रह गया था कंपोनेंट हमारा जो था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसको हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो देखिए जो पोजीशन है आईएस कर्व की वो बेसिकली डिटरमाइंड होती है ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर के ऊपर, ठीक है। अब ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर वो होता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है लेवल ऑफ इनकम से, मतलब इनकम का लेवल कुछ कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो एक्सपेंडिचर जो है इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि जैसे कि हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं, और जनरली अगर हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर गवर्नमेंट की इनकम तो कम होती है लेकिन उनका जो एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत उनको ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है, ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो जनरली उनका जो बजट होता है वो डेफिशिट में होता है, डेफिशिट बजट के साथ जो है गवर्नमेंट काम करती है क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो जनरली जो है ऑटोनोमस नेचर का होता है, ठीक है। तो उसी को हम इसमें देखेंगे कि शिफ्ट कब होता है, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की अगर हम बात कर रहे हैं तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होता है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होने से जो है एग्रीगेट डिमांड का लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और एग्रीगेट डिमांड के लेवल बढ़ने से जो है हमारा इनकम का लेवल जो है वो भी बढ़ जाता है। तो उसको हम आगे एक डायग्राम की हेल्प से देखते हैं, जिसमें हम देखिए हमने लिया है वाई एक्सिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक्स एक्सिस पर हमने नेशनल इनकम लिया है। तो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम कांस्टेंट मान रहे हैं कि एक टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो है इतना है, ठीक है। तो उस गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमारा जो आईएस कर्व है वो है हमारा IS1 जो कि है पॉइंट ए पर जो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिटरमाइंड हुआ है इक्विलिब्रियम लेवल पर, और वहाँ पर हमारी इनकम है Y1, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम सपोज करते हैं कि गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, ठीक है, किसी भी रीज़न से बढ़ाया हो, चाहे वो गवर्नमेंट वेलफेयर करना चाहती हो या ग्रोथ प्रोसेस को बढ़ाना चाहती हो या डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए जो है बढ़ाना चाहती हो, तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया। अब गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, उससे क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, ठीक है। हमारा इंटरेस्ट रेट कोई भी इसमें मतलब रोल प्ले नहीं कर रहा, ठीक है, वो वहीं पर स्टेबल है। तो उससे क्या हुआ, हमारा आईएस कर्व जो है वो शिफ्ट कर गया IS1 से IS2 के ऊपर, और हमारा जो गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो डिटरमाइंड हुआ है इनकम का लेवल वो डिटरमाइंड हुआ है Y2 के ऊपर। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से हमारा शिफ्ट हुआ है आईएस कर्व, जिससे हमारा लेवल ऑफ इनकम जो है वो भी बढ़ गया है, Y1 से Y2 पर आ गया है। अब ये जो एरिया दिखाया गया है ये A to B वाला जो एरिया है, ठीक है, और Y to Y1 वाला एरिया जो बेसिकली चेंज है, चेंज इन इनकम है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से कितना इनकम में चेंज आया है। और ऊपर ये जो आपको फॉर्मूला दिखाया हुआ है चेंज इन G इंटू में 1/1 - MPC, ये बेसिकली जो है गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, ठीक है, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, मतलब कि
गवर्नमेंट मल्टीप्लायर ये दिखाता है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई एक्सपेंडिचर किया, उससे लेवल ऑफ इनकम जो है वो कितने गुना बढ़ा, ठीक है, ये दिखाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर हम इसका उल्टा करें, ठीक है, अगर हम एक डायग्राम और अगर हम बनाएं तो वो टैक्स का भी बन सकता है। शिफ्ट ही दिखाना है अगर हमने आईएएस में, तो वो टैक्स का डायग्राम भी बन सकता है। मतलब कि अगर हम इसको ओरिजिनल मान लेते हैं, अपना आईएएस कर्व ओरिजिनल आईएएस कर्व IS1 मान लेते हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है। टैक्स लगाने से क्या हुआ, परचेजिंग पावर जो है वो कम हो गई लोगों की। अगर गवर्नमेंट जो है कंज्यूमर पर टैक्स लगाती है तो उसकी परचेजिंग पावर देखिए कम हो जाएगी। अगर इनकम पे टैक्स लगता है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है तो उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई, उसकी कंजप्शन डिमांड कम हो गई। कंजप्शन डिमांड कम होने से एग्रीगेट डिमांड कम हो गई। और अगर प्रोड्यूसर पर लगाती है टैक्स तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, वो या फिर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है गवर्नमेंट, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट को हम यहाँ पर भी कांस्टेंट रखें और गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया तो उससे परचेजिंग पावर कम होने से क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड कम होगी। एग्रीगेट डिमांड कम होने से जो है हमारा आईएएस फिर से शिफ्ट कर जाएगा पीछे की तरफ, गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वापस इस मोमेंट से इस मोमेंट पर आ जाएंगे हम, ठीक है। तो ये जो लेवल होगा ये डिक्रीज इन इनकम हो जाएगा। अगर आप एक और डायग्राम बनाएं, सेम ही डायग्राम है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये एरिया जो हो जाएगा ये टैक्स मल्टीप्लायर का एरिया हो जाएगा। और यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, बस उसमें थोड़ा सा चेंज होगा कि यहाँ पर चेंज इन जी की जगह चेंज इन टी आ जाएगा, और ऊपर जो है 1 की जगह 1 के साथ माइनस लगा दिया जाएगा। माइनस इसलिए लगा दिया जाएगा क्योंकि वो एक नेगेटिव चेंज होगा इनकम में। तो उससे हम देख सकेंगे कि गवर्नमेंट ने जितना टैक्स लगाया है उससे इनकम जो है वो कितने गुना कम हुई है। और अगर आपको ये गवर्नमेंट मल्टीप्लायर और गवर्नमेंट टैक्स का मतलब गवर्नमेंट मल्टीप्लायर और टैक्स मल्टीप्लायर के बारे में जानना है तो इसकी एक पहले वीडियो जो है वो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है, मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसमें समझ सकते हैं इसको कि ये कैसे वर्क करता है। तो अभी तक देखिए हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि ये ISLM मॉडल होता क्या है, ठीक है, और इसका ओरिजिन कैसे हुआ। और उसके बाद हमने इसको ड्राइव किया आईएएस कर्व को, जिसमें हमने 3 डायग्राम किए हैं, जिसमें पहले में हमने इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट के रिलेशन को दिखाया है, और दूसरे में हमने एग्रीगेट डिमांड और इनकम के लेवल को दिखाया है, और फाइनल वाले में हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के लेवल को दिखाया है और अपना आईएएस कर्व ड्राइव किया है। उसके बाद हमने इसकी स्लोप को देखा कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, उसकी स्टीपनेस को समझा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और मल्टीप्लायर के इफेक्ट को देखा, और उसके बाद हमने शिफ्ट को देखा कि शिफ्ट कब कब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स मल्टीप्लायर के थ्रू जो भी शिफ्ट है उसको देखा। तो यहाँ पर हमारा जो है आईएएस कर्व जो है यानी कि गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ पर क्लियर होता है। तो बहुत ही आसान है अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, और डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम एलएम कर्व के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके वो वीडियो भी साथ में मतलब डालने की कोशिश की जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।